विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात करने वाले हैं उस खबर की जो आपसे जुड़ी है, गाजियाबाद से आई हैरान करने वाली खबर की। आपने फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड या फर्जी दस्तावेजों की खबरें तो सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी कॉलोनी के किराए के मकान में एक फर्जी दूतावास चल रहा हो, वो भी देश की राजधानी से मात्र चंद किलोमीटर की दूरी पर? गाजियाबाद की एक पॉश कॉलोनी की कोठी में फर्जी दूतावास का पूरा सिस्टम सक्रिय था। यहाँ डिप्लोमेटिक प्लेट लगी थी गाड़ियों पर, नकली पासपोर्ट थे, विदेशी मुद्रा थी और सबसे बड़ी बात, वो नकली राजदूत थे जो इस देश की सुरक्षा, विदेश नीति और भरोसे तीनों को ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ठेंगा दिखा रही हैं। इस खबर पर पूरी पड़ताल करेंगे। बात सियासत की बिसात में चली गई नई चाल की भी होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की। तस्वीरें सामने आई और बवाल मच गया। मस्जिद के अंदर हुई इस बैठक में अखिलेश, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, जियाउर रहमान बर्क मौजूद थे। लेकिन अब वही बैठक अखिलेश यादव को सियासी चौसर पर घेरने का हथियार बन चुकी है। बीजेपी से लेकर मौलाना तक सब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मस्जिद में मीटिंग क्यों की गई? क्या मस्जिद में मीटिंग के जरिए अखिलेश ने खुद अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली है, या 27 की दिशा में ये बड़ा चुनावी संदेश दे दिया है? इस खबर पर आपको जानकारी देंगे। तीसरी खबर, देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पदों में से एक पर बैठे शख्स के इस्तीफे से आए राजनीतिक बवंडर की। जगदीप धनखड़ अब देश के उपराष्ट्रपति नहीं हैं, लेकिन क्या राजनीति में कुछ भी ऐसे नहीं होता है? लगभग ये साफ हो चुका है कि पद छोड़ने की वजह बीमारी नहीं थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिनके चलते ये इस्तीफा हुआ? अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस पर भी पूरे देश की नजर है और संसद में पूरे दिन इस पर क्या हलचल रही, सब कुछ आपको बताएंगे। बात मध्य प्रदेश में मीट पर हुए बवाल, ड्रोन से डरे ग्रामीणों पर ग्राउंड रिपोर्ट की भी होगी, लेकिन सबसे पहले गाजियाबाद की फर्जी एम्बेसी वाली खबर आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं, क्योंकि यह खबर आपके लिए जरूरी है। क्या खुलासा हुआ है, क्या जानकारियां मिली है, सब कुछ डिटेल के साथ आपको देते हैं। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल खबर यह सामने आई कि देश की राजधानी से महज कुछ किलोमीटर दूर गाजियाबाद में एक पॉश इलाके में एक किराए के मकान में एक पूरा का पूरा फर्जी दूतावास चल रहा था, जहां गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स लगी थी, विदेश मंत्रालय की नकली मोहरें थी, दर्जनों फर्जी पासपोर्ट बनाए जा रहे थे और वहां पर एक राजदूत बताने वाला ठग भी बैठा हुआ था खुद को। चलिए अब तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं ये जो पूरा खुलासा हुआ है, उसमें वो फर्जी एम्बेसी कैसे चलाई जा रही थी। पहली तस्वीर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे संभव है। जरा तस्वीर दीजिएगा, ये देखिए, ये तस्वीर है और ये ऐसा लग रहा है कि वाकई कोई दूतावास है, क्योंकि इस तरह से मकान पर बाकायदा एम्बेसी के जैसा रंग रूप रोगन किया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि ये फर्जी दूतावास, ये देखिए दूतावास लग रहा था। फर्जी किसी को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग बातों में आ गए होंगे। हो सकता है जो दूर दराज से लोग आते हैं पासपोर्ट वेरीफाई कराने और तमाम चीजें करने, वो समझ रहे हो कि ये दूतावास है। ये तस्वीर आपको गाजियाबाद के कवि नगर की दिखा रहे हैं और जरा अब उस राजदूत से भी मिलवा देते हैं आपको, जो फर्जी राजदूत था, जो खुद को राजदूत बता रहा था। ये देखिए, हर्षवर्धन जैन इनका नाम है और ये खुद को राजदूत बताते थे। तो ये अहम खुलासा, फर्जी दूतावास का पर्दाफाश हो गया है गाजियाबाद से। चलिए पूरा डिटेल आपको अब इस पर दे देते हैं, इस खबर पर कैसे क्या क्या जानकारी मिली है। यूपी के गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चल रहा था। वेस्ट एंटार्क्टिका देश के नाम का ये फर्जी दूतावास था। सोचिए, देश का नाम भी बना लिया था। हर्षवर्धन जैन इस फर्जी दूतावास को चला रहे थे। हर्षवर्धन खुद को आर्कटिका का राजदूत बताते थे। आर्कटिका देश आपने सुना है कभी? हर्षवर्धन जी ने बना दिया था। सबोर्गा, पोल्विया, लोदोनिया का काउंसलर भी बताते थे। अब ये सब भी नाम थोड़े से अटपटे लग रहे हैं, क्योंकि अब ये तो काल्पनिक देश हैं। हर्षवर्धन ने बाकायदा इन देशों का फर्जी मुहर भी बनाकर रखी हुई थी। दूतावास के बाहर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट की कारें भी थी। दूतावास में बाहर से अंदर तक सब असली लगता था। अगर आप पहुंचते तो आपको लगता कि शायद वाकई में आर्कटिका कोई देश है। एंटार्क्टिका से शायद इंस्पायर हो गए थे। हर्षवर्धन की कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मॉफ्ड फोटोज भी हैं
और इन फोटो को हर्षवर्धन ने दूतावास के अंदर लगा रखा था, जिससे पूरा रियल सेटअप लगे, जिससे कोई भी शख्स वहां पहुंचे तो उसे लगे कि वाकई ये एक देश है, ये उस देश के राजदूत हैं और इनके अलग अलग देशों से अच्छे संबंध हैं। और इसी तरह की तस्वीरें लगी हुई थी। हमारी सहयोगी जतिन वहां गाजियाबाद में उस फर्जी एम्बेसी के दफ्तर पहुंचे, जरा उनकी रिपोर्ट पहले देखिए। कविनगर में जिस घर को किराए पे लेकर हर्षवर्धन ने एम्बेसी शुरू की, दरअसल वो ये घर है। सफेद रंग का आप ये घर देखिए और आप इस घर की नंबर प्लेट पर देखेंगे तो KB 35 कविनगर एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। और नंबर आप नेम प्लेट पर देखेंगे तो कोई सुशील अनूप सिंह करके जो नेम प्लेट है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन इसी घर को किराए पे लिया गया और उसके बाद यहाँ पर एम्बेसी जो है वो चलाई गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 देशों की एम्बेसी का दावा हर्षवर्धन यहाँ पर करता था। और सफेद रंग की ये पूरी इमारत आप यहाँ पर देख रहे हैं, लाइटें आप देखेंगे चारों तरफ लगी हुई है। और इस घर का इस्तेमाल फेक एम्बेसी के तौर पर हर्षवर्धन ने करना शुरू किया। तो जतिन की रिपोर्ट आपने देखी कैसे एम्बेसी चलाई जा रही थी। अब आपको कार्रवाई की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये फर्जी राजदूत साहब हैं जो अब पुलिस की गाड़ी की सैर करने वाले हैं, हवालात की सैर करने वाले हैं, जो खुद को इतने बड़े राजदूत बताते थे और उनको STF ने एक्शन करके छापेमारी की, पकड़ा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, UP STF ने छापेमारी की थी और ये फर्जी दूतावास के फर्जी राजदूत अब सलाखों के पीछे जा रहे हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और अब इस पूरे मामले में क्योंकि केस दर्ज हो चुका है, FIR की कॉपी देख लीजिए। पूरा FIR की कॉपी हम आपके सामने रख रहे हैं और इसमें सारी चीजें आइडेंटिफाइड हैं कि कैसे हर्षवर्धन ये सारा खेल किया करता था, STF ने कैसे एक्शन लिया है। चलिए अब जरा डिटेल इस पर भी आपको दे देते हैं। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास के खिलाफ एक्शन लगातार चल रहा है। STF की टीम ने फर्जी दूतावास पर छापेमारी की, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। STF ने फर्जी राजदूत हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी दूतावास के बाहर खड़ी गाड़ियां भी जब्त कर ली गई हैं। फर्जी दूतावास को UP STF ने अब सील कर दिया है। दूतावास जो बताया जा रहा था उसके अंदर का सारा सामान अब जब्त कर लिया गया है। हर्षवर्धन जैन की क्राइम कुंडली अब खंगाली जा रही कि क्या पहले भी इस तरह के मामलों में लिप्त रहे हैं। हर्षवर्धन के खिलाफ कविनगर थाने में FIR दर्ज हो गई है। हमने FIR की कॉपी भी आपको दिखाई। इसको लेकर सुशील गुले SSP UP STF क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। UP STF के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन पुत्र JD जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। तो देखा आपने, खुलासा हो गया, जानकारी सामने आ गई। लेकिन जब भी कोई इस दूतावास पहुंचता उसे ये दूतावास रियलिस्टिक लगे, सच्चा लगे कि वाकई कोई एम्बेसी। इसके लिए हर्षवर्धन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। जरा आपको तस्वीर दिखा दें, ये देखिए, ये मॉर्फ तस्वीरें हैं, मॉर्फ तस्वीरें और हर जगह आपको हर्षवर्धन दिखाई देगा तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ। ऐसा देखकर लग रहा है कि कितने बड़े अधिकारी हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम सब जान चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये हर्षवर्धन आपको दिखाई दे रहा है और ये गाड़ियां, ये देखिए लाइन से गाड़ियां खड़ी हैं और सब पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई है। सारी गाड़ियों पर, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी है, महंगी गाड़ियां भी हैं और इसके अलावा नॉमिनल गाड़ियां भी, ऑडी से लेकर मर्सिडीज से लेकर अलग अलग गाड़ियां आपको दिख जाएंगी। और सब पर नंबर प्लेट जो लगी हुई है वो डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई है, जिससे ऐसा लगे कि ये एम्बेसी की गाड़ी है। तो माहौल तो पूरा बनाया था हर्षवर्धन ने, लोग कोई पहुंचे तो उन्हें यही लगे कि एम्बेसी है। लेकिन खुलासा हुआ, अब जब छापेमारी की गई तो क्या क्या मिला है इस फर्जी एम्बेसी से, चलिए वो डिटेल भी आपको दे देते हैं। डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट की 4 गाड़ियां मिली हैं। डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट 20 ऐसे रखी हुई मिली, हो सकता है चेंज करता हो, किसी को देता हो। माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स मिले हैं। विदेश मंत्रालय की मोहर लगे कूटरचित दस्तावेज भी मिले हैं। सोचिए, दस्तावेज बाकायदा मोहर लगे, फर्जी मोहर लगे दस्तावेज भी मिले हैं। कूटरचित से 2 पैन कार्ड मिले हैं। दूसरे देशों और कंपनियों की 34 मोहरें फर्जी मोहरें मिली हैं दूसरे देशों और कंपनीज की। इसके अलावा 2 प्रेस कार्ड यहां पर मिले हैं। वहीं 44,70,000 रुपए नगद भी मिले हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा मिली, जिसका इस्तेमाल शायद एम्बेसी में जो लोग आते होंगे, जिनको ये बेवकूफ बनाता होगा, जिनसे पैसों की उगाही करता होगा, उनको देता होगा। विभिन्न कंपनियों की 12 घड़ियां भी मिली हैं। तो गाड़ियां, घड़ियां, सब कुछ मिला है इसी फर्जी एम्बेसी में, जो बता रहा है कि कैसे बड़े पैमाने पर यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, एम्बेसी का दिखावा किया जा रहा था। आर्टिका नाम का एक देश अपने आप हर्षवर्धन ने खड़ा कर दिया था।
हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट देखिए। गाड़ी देखिए आप, ये मर्सिडीज काले रंग की गाड़ी है और इस गाड़ी पे जब आप नजर डालेंगे तो सबसे पहले इस झंडे को देखिए। अमूमन जिस दूतावास की गाड़ी में जो झंडा होता है हूबहू उसी तरीके से झंडा इस गाड़ी में लगाया गया। और उसके बाद आप इस नंबर प्लेट को देखिए, किसी भी एम्बेसी की गाड़ी में नीले रंग की नंबर प्लेट होती है, इस गाड़ी में भी नीले रंग की नंबर प्लेट आपको नजर आ जाएगी। और इस नंबर प्लेट के जब आप ऊपर देखेंगे तो आप ये देखिए, हॉनरेरी काउंसिल बारोन वेस्ट आर्टिका, उस कंट्री के नाम से ये प्लेट बनाई गई थी और नीचे दिल्ली का नंबर आपको नजर आ जाएगा। और ठीक उसके नीचे आप देखिए दूसरी नंबर प्लेट CD1.03 करके, जो एम्बेसीज की गाड़ी में छोटे नंबर्स होते हैं, सफेद रंग से वो नंबर प्लेट भी यहां पर लगाई गई थी। सफेद रंग की गाड़ी आप इसको भी देखिए, इसमें अलग जो एक तरीके से शहर था, अलग जो देश है उसका नाम आपको यहां पर नजर आ जाएगा। तो पूरी तरीके से चकमा देने की कोशिश, एक प्लानिंग के जरिए किराए का घर लिया गया, उस घर को एम्बेसी के तौर पर तैयार किया गया। तो आपने गाड़ियां देखी, हमारे सहयोगी जतिन आपको दिखा रहे थे, हमने डिटेल भी दी कि अलग अलग गाड़ियां कैसे डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स के साथ लगी हुई थी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये ठगी कैसे करता होगा, एम्बेसी में लोग आते होंगे, क्या क्या उनसे पैसे कैसे ये निकालता होगा। चलिए वो डिटेल भी आपको दे देते हैं। एक ठगी का जाल इसने कैसे फैला रखा था। फर्जी दूतावास से ठगी का पूरा नेटवर्क चल रहा था, जितना आप सोच नहीं सकते उससे आगे था हर्षवर्धन जैन। और यहीं से नेटवर्क चलाता था, इसी एम्बेसी से, फर्जी एम्बेसी से। शेल कंपनीज के जरिए हवाला का कारोबार करता था, दूसरे देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता था, ठगी करता था, उनसे पैसे लेता था। कंपनी और फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर भी ठगी इसने की है। हर्षवर्धन का इंटरनेशनल आर्म्स डीलर से भी संबंध बताया जा रहा है। चंद्रा स्वामी अदनान खगोशी से संबंध का खुलासा हो गया है। 2011 में हर्षवर्धन से सैटेलाइट फोन भी मिला था और इसका केस कविनगर में रजिस्टर्ड था। तो पहले से कविनगर में इसको लेकर केस रजिस्टर्ड था और अब जब जांच आगे बढ़ी है तो ये नई जानकारियां सामने आई हैं जो बता रही हैं कि बकायदा ये फर्जी एम्बेसी चला रहा था। अब कहां वहां लूप होल रहे कि सैटेलाइट फोन होने के बावजूद शायद नजर नहीं रखी गई और उसके बाद वो इसका इतना मन बढ़ गया कि इसने फर्जी एम्बेसी खड़ी कर ली। अब पूरी चीजों की जांच एसटीएफ कर रही है, क्या और खुलासे होंगे इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की बात कर रहे हैं, जहां मस्जिद में सपा ने जो संसद लगाई, अब बात उसकी करते हैं। चलिए उसके बारे में आपको डिटेल देते हैं। संसद के पास स्थित मस्जिद में अखिलेश यादव ने गुप्त बैठक की और इससे सियासत में भूचाल आ गया। तुष्टीकरण के इस नए अध्याय पर अब खुद मुस्लिम समाज भी सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी खुलकर हमलावर है और इसे 27 की जंग का प्रीव्यू बता रही है कि अभी से लग गए हैं। सवाल साफ है कि क्या मस्जिद की बैठक से अल्पसंख्यकों का दिल जीतेंगे या बहुसंख्यकों का भरोसा खो बैठेंगे अखिलेश। चुनाव दूर है लेकिन सियासी गणित अभी से चल रही है। चलिए सबसे पहले कल की बैठक की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि इस बैठक में कौन कौन शामिल था, कहां ये बैठक हुई थी, वो तस्वीर भी आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, पहले तस्वीर देख लीजिए, आपको तस्वीर में सभी के नाम दिख रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव को देख लीजिए और इधर बैठी है इकरा हसन, इधर बैठी है डिंपल यादव, इधर जियाउर रहमान बर्क साहब हैं जिनके ऊपर अलग अलग मामलों में संबल में केस चल रहे हैं। छोटेलाल खरवार आपको दिखाई दे रहे हैं, धर्मेंद्र यादव दिखाई दे रहे हैं, वीरेंद्र सिंह दिखाई दे रहे हैं और मोहिबुल्लाह नदवी जो इमाम भी हैं इस मस्जिद के जिसमें ये बैठे हैं अखिलेश यादव, वो भी नजर आ रहे हैं और सपा नेता भी हैं। तो ये तस्वीर देख लीजिए, इसमें आपको अलग अलग चेहरे समाजवादी पार्टी के सारे नजर आ रहे हैं। पूरी खबर जरा आप जान लीजिए। संसद के पास मस्जिद में अखिलेश की बैठक हुई और अखिलेश ने मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की। अखिलेश की मस्जिद में बैठक की फोटो अब सामने आ गई है। बीजेपी ने मस्जिद में बैठक पर सवाल उठाया, अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, समाजवादी की जगह नमाजवादी तक कहा। बीजेपी के आरोपों पर अखिलेश ने पलटवार किया है और कहा कि धर्म और आस्था जोड़ने का काम करती है। अखिलेश ने ये बात कही कि बीजेपी को लोगों के जुड़ने से दिक्कत है। अखिलेश यादव किस तरह की बातें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप समझिए, क्योंकि बैठक की तस्वीर तो सामने आ गई। अब बैठक हुई है, उसको लेकर चर्चा हुई और जब सवाल पूछे जाने लगे तो अखिलेश ने कहा कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, पहले उन्हें सुनिए, फिर आगे पूरी खबर आपको बताते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है,
और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। देखिए, दो बड़ी बातें कही अखिलेश यादव ने। अभी हमने आपको सुनवाया, कह रहे हैं कि धर्म जोड़ता है, आस्था से हम जुड़ने का काम करते हैं, हम आस्था से जुड़े हुए हैं। ये दो बातें आप याद रखिएगा। और अब चलिए आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं कि धर्म कैसे वोट बैंक देख के बदल जाता है इनका कैसे बयान भी बदल जाता है, ईमान भी बदल जाता है। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, उससे आप बेहतर समझ पाएंगे। ये तस्वीर याद है आपको, अभी कुछ दिन पहले वायरल हुई थी, 2023 की तस्वीर थी, लेकिन इसे मौका देख के, समय देख के वायरल किया गया है। जारी ही ऐसे समय पर किया गया है और तमाम जो समाजवादी पार्टी के हैंडल्स हैं, जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनसे इसे फ्लोट कराया गया। पहले तस्वीर देख लीजिए। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोले? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला प्रचार। आप बताइए, आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। एक बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया, आपने सुना, ये साफ तौर पर कहा गया कि बस यहीं से हमारा और आपका रास्ता अलग हो गया। अनिरुद्धाचार्य महाराज को तो ये कह दिया। अभी मस्जिद में बैठे थे तो कह रहे हैं कि धर्म जोड़ने का काम करता है। और जरा ये तस्वीर देख लीजिए, बाबा बागेश्वर को लेकर जब इटावा वाला मामला सामने आया, कथावाचकों वाला, तो बकायदा अंडर द टेबल पैसे लेते हैं, क्या फ्री में करते हैं कथा, बहुत तरह की बातें की गई। तब तो ये नहीं कहा गया कि धर्म जोड़ने का काम करता है। कथावाचक बता रहे हैं, संस्कृति से जुड़ी कहानियां बता रहे हैं भारत की या हिंदुत्व की, तो उसकी बात तो नहीं की। तब क्या धर्म जोड़ नहीं रहा था? ये चुनाव क्या चुनावी माहौल के हिसाब से होता है कि कौन सा धर्म जोड़ता है, कौन सा तोड़ता है? ये सवाल है। और ऐसे में आपको जरा सुनवाते हैं मोहिबुल्ला नदवी, जो सांसद हैं और साथ ही इमाम भी हैं उसी मस्जिद के, जहां आप तस्वीर में देख रहे हैं बैठे हुए हैं, ये उसी मस्जिद के इमाम हैं। अब पूरा जैसे अब इस पर, क्योंकि ना वार पलटवार हो रहा है, तो नदवी साहब क्या कह रहे हैं, कैसे बचाव कर रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। बीजेपी को चूँकि नकारात्मक सियासत करती है बीजेपी, और ख़ास तौर पर वो सभी धर्मों के बारे में जो है वो उनका सम्मान नहीं करती, अपमान करती है। न जाने कितनी मस्जिदें बीजेपी ने मिटा डाली। अभी हाल ही में मौलाना आज़ाद रोड पर एनडीएमसी एरिया में, जो पहले उपराष्ट्रपति निवास हुआ करता था, उसमें एक मस्जिद थी और कई सौ साल पुरानी मस्जिद थी, उसको रातों रात मिटा दिया। और इसी तरह से उत्तराखंड में कितनी मस्जिदों को मिटा दिया, मदरसों को, खानकाहों को मिटा दिया, आसाम में मिटा रहे रोजाना। तो ये तो नकारात्मक सियासत करते हैं बीजेपी वाले। तो सुना आपने, नदवी साहब भी डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन चलिए अब जरा आपको बता देते हैं कि मुस्लिम समाज इसको लेकर क्या कह रहा है। सबसे पहले मौलाना साजिद रशीदी की बात कर लेते हैं। AIA क्या कह रहा है? मस्जिद में बैठक को उन्होंने गलत बताया, मस्जिद के इमाम इलीगल हैं, ये भी कहा। अब बात कर लेते हैं शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की। वो कह रहे हैं कि मस्जिद इबादत की जगह है, सियासत की जगह नहीं है। मोहिबुल्ला नदवी को इमाम से हटाया जाए, इमाम के पद से हटाया जाए। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड क्या कह रहा है इस पूरे मामले को लेकर? शादाब शम्स, जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को लीड कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मुस्लिमों की भावना से यहाँ पर खिलवाड़ किया गया है, मस्जिद में सियासत ठीक नहीं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की भी बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश माफी मांगे और इसको लेकर 25 जुलाई को प्रदर्शन भी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने प्रस्तावित कर दिया है। तो देखिए, बीजेपी तो प्रश्न पूछ रही है, मौलाना भी प्रश्न पूछ रहे हैं। सुनिए क्या रिएक्शन आया इस बैठक के बाद। इन इमाम का बराबर में एक बहुत बड़ा कमरा भी है। अगर सियासी मीटिंग करनी थी तो उस कमरे में करते, वो भी 5 स्टार से कम नहीं जो इन्होंने बना रखा है। मस्जिद में बिठाकर सियासी मीटिंग करना, ये मस्जिद के तकद्दुस को जिस तरह से पामाल किया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग करना, राजनीति बात करना, दुनियादारी की बात करना, ये मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करना है, ये मस्जिद की तौहीन करना है। मस्जिद खुदा की इबादत के लिए है और इसके अलावा कुछ नहीं। क्या अखिलेश यादव ने मस्जिद को अब समाजवादी पार्टी का हेडक्वार्टर बना लिया है? क्या मस्जिदों से अब समाजवादी पार्टी राजनीति करने जा रही है? क्या जिस तरह से हम मस्जिद में दाखिल होते हैं, दुआ पढ़ के दाखिल होते हैं, लेकिन ये किसने अधिकार दिया अखिलेश यादव को और उनके तमाम सांसदों को और कार्यकर्ताओं को कि वो मस्जिद में बिना वजू के जाके बैठें और वहां से अपनी राजनीतिक लाइनें तय करें? ये बिल्कुल इस्लाम के भावनाओं को आहत करने वाला है। इससे
सभी देश के मुसलमानों के, दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये फोटो जाएगा वो मुसलमानों का धार्मिक भावना आहत होगी। हमारे भावनाओं को आहत करने का काम किया उन्होंने, उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे, हम पुलिस में FIR दर्ज करेंगे। अच्छा, ये तो आपने सुन लिया कि मुस्लिम समाज का क्या रिएक्शन था इस तरह की बैठक की तस्वीरें सामने आने के बाद, लेकिन अखिलेश यादव एक तरह से और फंसे। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई बैठक नहीं थी, मामूली चर्चा थी, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन तक छुपती नहीं, ज्यादा देर तक इनफैक्ट नहीं छुपती, और ऐसे में बाहर आ गई। कैसे इस मसले पर भी फंस गए, चलिए डिटेल आपके सामने रखते हैं, आपको जानकारी देते हैं। मस्जिद में बैठक पर समाजवादी पार्टी फंस गई। सपा ने मस्जिद में बैठक का बचाव किया था। बैठक को उन्होंने मामूली चर्चा बताने की कोशिश की और बार बार कोशिश की। बाद में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने ट्वीट कर दिया। धर्मेंद्र ने लिखा कि नदवी के घर पर बैठक हुई है, लेकिन सपा का अब दोनों झूठ बेनकाब हो गया है। पहला तो ये कि बैठक नहीं हुई है, चर्चा हुई है, सब कुछ सच्चाई सामने आ गई, सच्चाई छिपी नहीं। लेकिन इसको लेकर बचाव का जो पूरा दौर है वो लगातार चल रहा है। डिंपल यादव कैसे बचाव कर रही हैं इस बैठक को, क्योंकि वो भी मौजूद थी उस बैठक में, और इस पर शादाब शम्स जो अध्यक्ष है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, कैसे जवाब दे रहे हैं, दोनों को। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। उनके नेता उसके बाद झूठ बोल रहे हैं, एक्स पे कह रहे हैं हम मौलाना नदवी के आवास पर गए थे, जबकि वो खुलेआम, आप गूगल पे डाल के देख लीजिए, ये फोटो सामने मौजूद हैं। इन तमाम फोटोज में साफ नजर आ रहा है कि ये मस्जिद का फोटो है, ये मस्जिद के अंदर के फोटोग्राफ्स हैं। ये मस्जिद के अंदर मिंबर के सामने ये लोग खड़े हैं, बैठे हैं, और मिंबर के सामने बैठकर ये अपनी पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे हैं। तो सपा लगातार बचाव कर रही है, राजीव राज भी यही कर रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह कैसे जवाब दे रहे हैं, कैसे प्रश्न खड़े कर रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। तो कहीं मंदिर मस्जिद में जाने पर रोक लगा दिया है, बीजेपी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। बीजेपी के फोटो वायरल करें, कोई मस्जिद में जाके पार्लियामेंट के मस्जिद में मीटिंग करते हैं, कोई मकर ध्वज पे आके करते हैं, फिर मकर ध्वज पर हंगामा करना इनका मकसद है, पार्लियामेंट को बंधक बनाना इनका मकसद है। देखिए, कुल मिलाकर देखें तो अखिलेश यादव हर वो काम कर रहे हैं जो उनको 27 के लिहाज से सही लग रहा है, चाहे वो सनातन का विरोध हो, सनातन विरोधी बोल हो, या मस्जिद में जाकर बैठक हो। रिपोर्ट देखिए। यूपी में 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन अखिलेश यादव अभी से इसकी तैयारी में जुट गए हैं। अखिलेश 27 के चुनावों के लिहाज से हर वो काम कर रहे हैं जिससे उनका वोट बैंक मजबूत हो सके। इसी कड़ी में अखिलेश ने दिल्ली की एक मस्जिद में बैठक की, लेकिन अखिलेश को यह बैठक उल्टा पड़ गई। अखिलेश तुष्टीकरण के चक्कर में मस्जिद में बैठक से मुस्लिम हितैषी होने का संदेश देना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस बैठक पर सफाई देनी पड़ रही है। जहाँ तक मीटिंग का मतलब होता है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हमें मीटिंग करने के लिए क्या हमारे लिए कोई जगह कम पड़ गई है संसद के अंदर? मुहिबुल्लाह साहब ने उन्होंने इनवाइट किया था हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कि वहाँ बुलाने के लिए, तो उस मकसद से वहाँ पे हमारे नेता माननीय अखिलेश जी विजिट करने के लिए गए थे। मीटिंग करने का कोई औचित्य नहीं है, ये सिर्फ मुद्दा बनाने की बात है। अगर किसी इबादत गाह में, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारे में अगर कोई व्यक्ति जाकर के बैठे तो उसको कार्यालय अगर कोई समझ ले तो उसके समझ को हम क्या कर सकते हैं, बताइए। मस्जिद में अखिलेश की बैठक पर उनके नेता चाहे जितना बचाव करें, लेकिन बीजेपी अखिलेश यादव को इस मुद्दे पर घेर रही है, अखिलेश को सनातन विरोधी बता रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो अखिलेश यादव को समाजवादी के बजाय नमाजवादी तक कह डाला। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं, और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे नेता माने अगले किसी भी कीमत पर मस्जिद में किसी राजनीतिक नहीं हुई। आज तक जरूर है, हमारे सांसद वहाँ रहते हैं, मस्जिद में नहीं रहते, मस्जिद से हटके कमरा है, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया एक कप चाय हमारे यहाँ पी लीजिए। तो जहाँ पर हमारे सांसद रहते हैं तो चाय तो अपने घर ही भी आएंगे ना। मस्जिद में अखिलेश की बैठक पर बीजेपी जहां हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस अखिलेश के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तो बड़ी मासूमियत से अखिलेश का बचाव किया।
इमरान मसूद का बयान सुनकर ऐसा लगा मानो देश की जनता ना समझ है। इमरान जो बोलेंगे वो जनता मान जाएगी। अरे मीटिंग कहेंगी वाली मीटिंग, वो कोई मीटिंग स्थल है? जाकर के बारिश हो रही है, अब गर्मी हो रही है, बैठ गए तो उसमें मीटिंग हो गई। अगर अब यहाँ बारिश हो रही है सामने मंदिरों में, मंदिर में चला जाकर के खड़ा हो जाऊंगा तो ये मीटिंग हो जाएगी क्या? उसको देश और उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब एक ही एक है कि अपने परिवार के लोगों को कैसे सत्ता में रखिए। भाई 5 सांसद यहाँ पर है, कोई और उनको टिकट देने नहीं मिला था। तो मैं समझता हूँ कि इन लोग को भी जनता के लिए काम करना चाहिए। अखिलेश जी अच्छे व्यक्ति हैं, उनको आगे बढ़ के जनता के लिए काम करना चाहिए, नहीं कि एक वर्ग के लिए या एक समुदाय के लिए काम करें। दिल्ली की मस्जिद में बैठक को लेकर अखिलेश और उनकी पार्टी चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण के चक्कर में फंस गई है। बीजेपी तो अखिलेश का विरोध कर रही है, मुस्लिम मौलाना भी अखिलेश पर हमलावर है। ऐसे में अब ये देखना है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच अहम और बड़ी खबर आ रही है जो आपके लिए जरूरी है जाना। गुजरात एटीएस ने अलग अलग जगहों से 4 आतंकी पकड़े हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की जानकारी हमें मिल रही है। 4 आतंकी अलकायदा से जुड़े बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आतंकी यूपी, दिल्ली और गुजरात से हैं। 15 अगस्त से पहले गुजरात एटीएस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे से बात करते थे, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे थे और अलकायदा की कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। 25 से 28 साल के बीच इन आतंकियों की उम्र बताई जा रही है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, अलकायदा मॉड्यूल पर ये बड़ा हंटर समझ ले और बड़ा खुलासा भी समझ ले, अब इनसे जुड़े और भी चेहरे बेनकाब होंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए अलकायदा का इंडिया सबकॉन्टिनेंटल ये गिरोह है जिसको AQIS भी बोला जाता है। गुजरात एटीएस ने इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक दिल्ली से है जो कि फराज खान दिल्ली का इलाका है, वहां से गिरफ्तारी हुई। दूसरा जिशान है जिसकी गिरफ्तारी नोएडा के सेक्टर 63 से हुई। जिशान को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि मेरठ के प्राइवेट फर्म में काम करता है, लेकिन सेक्टर 63 का जो सिजारसी इलाका है वहां पर रह रहा था और गुजरात एटीएस ने सिजारसी सेक्टर 63 नोएडा से गिरफ्तारी की है। 2 गिरफ्तारी गुजरात से ही की गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इन चारों को लेकर गुजरात एटीएस से पूछताछ में सामने आया। ये लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव थे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे और लोगों को भी उस ग्रुप से जोड़ते थे और रेडिकलाइज करते थे। इन चारों से पूछताछ में हाईली रेडिकलाइज ये चारों थे, इसको लेकर जानकारी मिली है। 15 अगस्त से पहले दिल्ली और एनसीआर से 2 गिरफ्तारी हो रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश को नाकाम किया गया, खुलासा हो गया, पकड़े गए हैं। इनसे जुड़े और लोगों पर भी नकेल कसी जाएगी। बहुत शुक्रिया जतिन जुड़ने के लिए और अपडेट्स देने के लिए। ऐसे में अब ये डेवलपिंग खबर है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अब बात करते हैं धनखड़ के इस्तीफे से जुड़े तमाम राजों की जो अब खुलासा हुआ है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो गई है, लेकिन दावेदारों की कतार बहुत लंबी। किसे मिलेगी सबसे ऊंचे संवैधानिक पदों में से एक की जिम्मेदारी? क्या बिहार से कोई नाम आएगा या बीजेपी फिर से कोई सियासी मास्टर स्ट्रोक खेलेगी? अब आपको बताने जा रहे हैं नई कुर्सी, नए समीकरण और एनडीए की अगली रणनीति के बारे में। चलिए सबसे पहले तो जरा ये बता देते हैं आपको कि आखिर क्या हुआ कि धनखड़ को विदाई लेनी पड़ी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो अंदर खाने से हमें कई जानकारियां मिली हैं सूत्रों के हवाले से, आपको बताते हैं कि वजह क्या रही, एक्चुअल वजह क्या इस्तीफे की। चलिए अब जान लीजिए एक्चुअल वजह क्या रही है। बताया जा रहा है कि कुछ मुद्दों पर सरकार से इनका सवाल इन्हें भारी पड़ गया। जस्टिस वर्मा मुद्दे पर ज्यादा मुखर हो गए और महाभियोग मोशन जब लाया, जब विपक्ष के कहने पे महाभियोग मोशन लाया तो उन्होंने पक्ष से सलाह नहीं ली, सत्ता पक्ष से सलाह नहीं ली। विपक्ष के नेताओं से मुलाकातों का दौर भी कहीं ना कहीं इनके लिए नुकसान किया है। इस्तीफे से ठीक पहले जयराम रमेश से इन्होंने बात की थी और संवैधानिक पद पर रहते हुए राजनीतिक सक्रियता इनके लिए भारी पड़ गई है, क्योंकि जिस तरह का पूरा मामला आया ऐसे हैरान करने वाला रहा। क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू हुआ और उसके ठीक बाद एक ही दिन बाद ऐसा हुआ कि रात में 9:30 बजे इस्तीफा आ जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अब इस कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन कमान संभालेगा, कब ये चुनाव होंगे, कैसे होंगे, सब कुछ बताती डिटेल रिपोर्ट देखिए। इक्कीस जुलाई की रात जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा संवैधानिक पद अचानक खाली हो जाएगा। धनखड़ न सिर्फ देश के उपराष्ट्रपति थे बल्कि राज्यसभा के सभापति भी थे। लेकिन राजनीति में खालीपन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अब जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता तब तक राज्यसभा की कमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के हाथों में है और अब राज्यसभा की कार्रवाई उन्हीं की कमान में चल रही है। लेकिन सवाल यही है
कि नया उपराष्ट्रपति कब तक मिलेगा। जानकारों के मुताबिक संविधान की धारा 65 और 68 के तहत अगर कार्यकाल खत्म होने से पहले पद खाली होता है तो चुनाव जल्द कराया जा सकता है और इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने बुधवार को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मिलकर करते हैं। वोटिंग होती है रैंकिंग के आधार पर, यानी उम्मीदवारों को प्राथमिकता के हिसाब से वोट। जीत उसी की होती है जिसे बहुमत सांसदों की पहली वरीयता मिले। फिलहाल एनडीए को दोनों सदनों में बहुमत हासिल है, यानी ये तय है कि अगला उपराष्ट्रपति एनडीए का ही होगा, पर चेहरा कौन होगा, यहीं से शुरू होता है कयासों का बाजार। सियासी गलियारों में कई नामों पर चर्चा चल रही है, जिनसे बीजेपी क्षेत्र और चुनावी राज्यों का समीकरण साध सकती है। शायद इसीलिए सत्ता के अलग अलग संतुलन को ध्यान में रखकर नाम उछाले जा रहे हैं। बिहार कार्ड की बात भी कर लेते हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव बीजेपी को ओबीसी और बिहार समीकरण मजबूत करने का मौका दे सकता है। हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा उपसभापति, जेडीयू कोटे से पीएम मोदी के करीबी। नीतीश कुमार, इनका भी नाम चर्चा में है, लेकिन स्वास्थ्य और स्वभाव के कारण संभावना बेहद कम। ईसीआई यानी चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलेक्टोरल कॉलेज की फाइनल लिस्ट तैयार हो रही है। मुख्य और सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। पिछले उपराष्ट्रपति चुनावों की पृष्ठभूमि रिपोर्ट बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव की तारीख अगस्त के आखिर में तय हो सकती है और शेड्यूल अगले 72 घंटों में जारी हो सकता है। धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने सत्ता के गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। अब एनडीए के सामने दो चुनौतियां हैं, सही नाम का चयन और सही समय पर शांति से चुनाव का संपन्न होना। और विपक्ष, उसकी रणनीति सिर्फ नाम नहीं, नैरेटिव सेट करने की लड़ाई पर ज्यादा केंद्रित लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो जानकारी मिल रही है 72 घंटे में शेड्यूल जारी हो जाएगा और अगस्त एंड या सितंबर में चुनाव हो सकते हैं। कौन इस पद पर बैठता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, लेकिन उम्मीदवार एनडीए का ही होगा क्योंकि नंबर्स उनके पास ज्यादा हैं। चलिए इस खबर पर हम नजर रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं क्योंकि वहां से ऐसी खबर आई है जो आपको थोड़ी आपकी आस्था को चोट पहुंचा सकती है। चलिए डिटेल आपको देते हैं। मीट की दुकान से सावधान रहने की खबर। मध्य प्रदेश में खुले में मांस बेचने पर सरकार ने रोक लगाई थी। कानून लाया था, हम सभी को पता है, और खुद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान कर दिया था। लेकिन राजधानी भोपाल में ही इस फैसले की धज्जियां उड़ती दिख रही। मुस्लिम बाहुल इलाकों में सड़कों पर मांस की दुकानें खुलेआम चल रही हैं और नतीजा ये हो रहा है कि मंदिरों में ताले लग रहे हैं। श्रद्धालु मंदिर नहीं पहुंच पा रहे, नहीं जा पा रहे। पुजारी मंदिर बंद करने को मजबूर हो गए। हो क्या रहा है आखिर मध्य प्रदेश में, पूरी डिटेल में आपको खबर बताते हैं क्योंकि हमने आपको बताया कि पहले ही ये ऐलान सरकार ने कर दिया था कि इस दुकानें ऐसे खुले में नहीं चलाई जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भोपाल में कैसे दुकानें चलाई जा रही, क्या हुआ है, चलिए डिटेल देते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में मांस की बिक्री पर बवाल मच गया है। भोपाल के इतवारा में खुले में मांस बिक रहा था और मंदिर के रास्ते पर मांस बेचने से श्रद्धालु नाराज हुए क्योंकि मंदिर का जो रास्ता था उसी पर ये दुकानें थी और यहाँ खुले में मांस की बिक्री चल रही थी। मांस की बिक्री पर लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने गुस्सा जाहिर किया क्योंकि उनको मंदिर जाना होता है और रास्ते में इस तरह का दृश्य देखकर उनका मन बहुत खराब होता है। हमारे सहयोगी सत्यविजय की रिपोर्ट आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। नियम के तहत जो मीट और मांस है, जो मटन है, वो खुले में नहीं बिकना चाहिए। हालांकि कैमरे को देखने के बाद यहाँ पर कुछ हद तक कवर किया गया है, लेकिन दिक्कतें लोगों को होती है। चूंकि ये द्वारा इलाका है, यहाँ पर हिंदू आबादी भी है, हिंदू मंदिर भी है और एक मंदिर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर ताला डला हुआ है। वजह क्या है कि सावन माह चल रहा है और जब लोग यहाँ आते हैं तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद। इसीलिए मंदिर में सुबह इक्का दुक्का भक्त तो आते हैं, लेकिन बाकी टाइम यहाँ पर इस मंदिर में लोग नहीं आते हैं, आने से बचते हैं। सत्यविजय की रिपोर्ट आपने देखी जहां मंदिर पर ताला लगा, आपने देखा है। क्या दिक्कत क्या हो रही है श्रद्धालुओं को, ये भी जान लीजिए। मंदिर के रास्ते पर नॉनवेज की दुकानें का ये पूरा जो मामला है, इसमें दुकान से मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या अब घट रही है। मंदिर जाना ही नहीं चाहते, उस मंदिर जाना नहीं चाहते श्रद्धालु। खुले में मांस देकर श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। खुले में मांस देकर भक्त खुद को अपवित्र मान लेते हैं। मंदिरों में भक्तों की संख्या ऐसे में घटने लग गई है और यही वजह है कि सुबह शाम की पूजा होती है और उसके बाद ताला लगा दिया जाता है। मंदिर दिन भर बंद रहते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। मंदिर दिन भर खुले रहते हैं, एक समय होता है भगवान को भोग लगाने का, उसके बाद ही उसी टाइम बंद किया जाता है और बाकी समय खुले रहते हैं दर्शनों के लिए। लेकिन यहाँ पर इस दिक्कत की वजह से मंदिरों पर ताला लगा हुआ है। श्रद्धालु जो वहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं, जिन्हें दिक्कत आ रही है, उनका क्या कहना है, उन्हें भी सुनिए। अजीब लगता है, मटन गोश्त मछली है उधर पर,
अजीब तो लगेगा। आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती होगी जी। क्या होना चाहिए? पूजा करके जाते हैं तो खंडित हो जाते हैं, आते में गोश्त मटन वैसे मिल जाता है। उधर उस साइड काली जी का मंदिर भी है, उधर से भी जो लोग आने वाले हैं वो लोग भी मतलब अपनी भावना को मतलब पूजा पाठ में मतलब हिचकिचा जाते हैं। परिस्थिति ये हो गई कि हम लोग शुद्ध वातावरण से जब घर से निकलते हैं और यहाँ पे जब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मटन और अन्य चीजें खुले में पड़ी हैं तो वहाँ हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है। अब लोग जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिनको आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उनकी मांगे हैं, चलिए आपको बता देते हैं क्या मांग कर रहे हैं। खुले में मांस बेचने को लेकर अब कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं ने इसको लेकर ज्ञापन सौंप दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की गुहार भी लगाई गई है। खुले में मांस बेचने का वीडियो बनाकर भी भेजा गया है कि कैसे यहां पर तमाम निर्देशों के बावजूद खुले में मांस बिक्री चल रही है और इसको लेकर कार्रवाई की जाए। हमारी सहयोगी सत्यविजय की रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ स्थिति ये है कि चूंकि अभी सावन माह भी चल रहा है, लोग मंदिर में पूजा करने आना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में जो दुकानें हैं उनमें खुले में बिना नियमों का पालन हुए मांस बिक रहा है, चिकन मटन बिक रहा है, जिस वजह से भक्तों की संख्या भी मंदिर में इक्का दुक्का बची है। सावन माह चल रहा है और मंदिर में स्थिति देखिए कि इस समय एक भी श्रद्धालु या भक्त यहाँ पर नहीं है। वजह यही है कि आसपास जो युतवारा इलाका है यहाँ पर चूंकि खुले में मांस बिक रहा है नियमों के विरुद्ध, चूंकि नियम जो है उसमें ढककर बेचना चाहिए, इस वजह से कई लोग जो हैं उन्हें मंदिर के दर्शन करने में दिक्कत होती है। तो सत्यविजय की आपने रिपोर्ट मंदिर के अंदर से देखी और आपको वहां कोई भी श्रद्धालु नजर नहीं आएगा, लेकिन अब क्योंकि कार्रवाई की मांग की गई तो कैसे कार्रवाई हो रही है ये भी जान लीजिए। खुले में मांस बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई हुई है। 30 दुकानदारों पर नगर निगम ने जुर्माना लगाया क्योंकि ये पहले से निर्देश है कि ऐसे खुले में बिक्री नहीं होगी। दुकान चलाने वालों पर 18,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बिना लाइसेंस अवैध रूप से ये दुकान चला रहे थे। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करना पाया गया जब पूरे मामले की जांच की गई और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 18,000 का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन देखिए प्रशासन की यहाँ नजरअंदाजी कहीं ना कहीं इस कदर भारी पड़ी कि निर्देशों के बावजूद प्रशासन ने शायद जांच नहीं की, परखा नहीं, और यही वजह कि लोग मंदिरों से उस इलाके में, इतवारा इलाके में दूर होते चले जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मंदिरों में ताला, मांस की दुकानों का बोलबाला, और ये इस वक्त की बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो आरोपी हैं जो अलकायदा मॉड्यूल के आतंकी हैं जो पकड़े गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, अलकायदा मॉड्यूल पर जो बड़ा खुलासा हुआ है, 4 चेहरे जिनकी उम्र 25 से 28 साल थी वो पकड़े गए हैं और उनकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। गुजरात एटीएस ने इन 4 आतंकियों को पकड़ा है। ये बाकायदा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, बाकी युवाओं का भी ब्रेन वॉश करते थे। नोएडा, दिल्ली से एक आतंकी पकड़े गए, जबकि गुजरात से 2 आतंकी, कुल 4 इनकी संख्या है जो अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। अलकायदा मॉड्यूल पर ये काम कर रहे थे भारत में। इनकी कोशिश ये थी कि कैसे और युवाओं को जोड़े और बाकायदा सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये इसके लिए कर रहे थे और साथ ही जो सोशल साइट्स होती हैं उनसे चैटिंग के जरिए लोगों से जुड़ रहे थे। लेकिन अब खुलासा हो गया और 15 अगस्त से पहले आप समझिए कि ये बड़ी कार्रवाई, अलकायदा के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं भारत में अलग अलग जगहों से। गुजरात से 2 को गिरफ्तार किया गया, एक नोएडा से और एक दिल्ली से पकड़ा गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको तस्वीरों के जरिए दे रहे हैं और सबसे पहले ये तस्वीरें हम रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, नोएडा और गुजरात में ये एक्शन लिया गया। ये 4 आतंकी जिनको एटीएस अपने साथ ले जा रही है। अब अलग अलग पहलुओं पर जांच आगे बढ़ेगी कि ये किसके संपर्क में थे, अलकायदा से क्या किसी बड़े चेहरे के संपर्क में थे, इन्होंने किसको किसको ब्रेन वॉश किया है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर जांच अब आगे बढ़ेगी और क्या और भी शहरों के युवाओं को ये जोड़ने के लिए किसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते थे या किसी सोशल मीडिया इंजन का इस्तेमाल करते थे। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनकी तह तक जाने की कोशिश है और इनके पास से देखिए डेटोनेटर्स भी मिले और भी विस्फोटक सामग्री मिली है। अलकायदा के ये 4 आतंकी अरेस्ट किए गए और ये सबसे पहली तस्वीरें और बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है कि 15 अगस्त से पहले ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि हो सकता है जिस तरह के डेटोनेटर्स और विस्फोटक सामग्री इनसे मिली है इनकी कोई बड़ी तैयारी रही होगी और ऐसे में इंटेलिजेंस ने पहले इनपुट देकर इन्हें पकड़वा लिया, इन्हें गिरफ्तार करवाया है। तो ऐसे में बड़ी सफलता भी आप इसे समझिए। अलकायदा मॉड्यूल पर यह बड़ा एक्शन भारत में हुआ है। 4 आरोपी पकड़े गए, 4 आतंकी। तस्वीरें आपको उन आतंकियों की दिखा रहे हैं और इनको
आप अगर देखें तो इनकी उम्र महज 25 से 28 साल है। इनका भी ब्रेन वॉश किया गया होगा, इनको भी इस जाल में कैसे फंसाया गया, ये तमाम सवाल हैं जिनकी तह तक जाने की अब एटीएस कोशिश करेगी। तो 15 अगस्त से पहले बड़ी गिरफ्तारी की गई, आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई और इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। लेकिन चलिए बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, कैसे वहां पर मंदिर बंद है, क्या हालात है, किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों में ताला, मांस की दुकानों का बोलबाला, भक्त परेशान, कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के भोपाल में मांस की दुकानों की वजह से कुछ मंदिरों में ताला लग गया है। मुस्लिम बहुल इलाके में भक्तों की आस्था की परवाह किए बिना खुले में मांस बेचा जा रहा है। आलम यह है कि श्रद्धालुओं को मंदिरों में आने जाने में परेशानी हो रही है। मुस्लिम बहुल इलाके में मौजूद मंदिरों में लगातार भक्तों की संख्या घट रही है, जिससे मंदिर के पुजारी भी परेशान हैं, क्योंकि भक्त नहीं आने की वजह से उन्हें मंदिरों को बंद करना पड़ रहा है। कुछ जो है पर्टिकुलर आने वाले वो तो आते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनको होता है कि भाई ऐसा मंदिर में हम नहीं आ पाएंगे, हमें निकलने में यहाँ दिक्कतें होती है, मन विचलित होता है। ये बात फैक्ट है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन विचलित होता है इन चीजों को देख के और वो चीजों को आने पे इग्नोर करते हैं। यही नहीं, भोपाल के सदियों पुरानी प्राचीन मंदिर में भी भक्त नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि पूरे रास्ते में सिर्फ मांस की दुकानें खुली हुई हैं, जिससे लोग वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में खुले में मांस बेचने पर रोक है। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में फैसला लिया गया था। पूरे प्रदेश में बड़ा अभियान भी चलाया गया था। खाद्य विभाग, पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन प्रशासन की नजरअंदाजी और व्यापारियों की जिद की वजह से इस नियम की धज्जियां उड़ रही हैं। मुस्लिम बहुल इतवारा के इस्लामपुर इलाके में हालात इतने खराब हो गए हैं कि मंदिरों में पूरे दिन ताला लटका रहता है। इन मंदिरों को सिर्फ सुबह और शाम को खोला जाता है। ये इतवारा इलाका है, यहाँ पर हिंदू आबादी भी है, हिंदू मंदिर भी है और एक मंदिर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ताला डला हुआ है। वजह क्या है कि सावन माह चल रहा है और जब लोग यहाँ आते हैं तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद। इसीलिए मंदिर में सुबह इक्का दुक्का भक्त तो आते हैं, लेकिन बाकी टाइम यहाँ पर इस मंदिर में लोग नहीं आते हैं, आने से बचते हैं। इलाके में रह रहे हिंदुओं ने आरोप लगाया कि मुस्लिम आबादी बढ़ने से ही मांस बेचने वाले बेखौफ होकर नियम तोड़ रहे हैं। यही वजह है कि लोग मंदिरों के संरक्षण की मांग उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात ड्रोन गैंग से डर की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को ड्रोन से डर लगने लगा। ये खबर हमने कल आपको प्रहार में बताई थी। लोगों को शक है कि चोरों का एक पूरा गैंग ड्रोन से इलाके की रेकी कर रहा है, जिससे लूटपाट और महिलाओं से बदसलूकी जैसे अपराध भी हो रहे हैं। गांव के लोग डर के मारे अब रात भर पहरा दे रहे हैं। बच्चों को नींद नहीं आ रही है, बुजुर्ग सहमे हुए हैं, हर चहल पहल पर ये शक भरी निगाहों से देख रहे हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है या ये अफवाह है? आज आपको बताने जा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट करने हमारे सहयोगी वहां पे पहुंचे, जिससे आपको सच्ची तस्वीर हम दिखा सके, आपको बता सके कि ये अफवाह है या सच्चाई है। पहले हो क्या रहा है, अमरोहा पहुंचे थे हमारे सहयोगी वैभव, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बताते हैं अमरोहा में कैसा माहौल है। जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ड्रोन से दहशत है। लोगों को ड्रोन से इलाके की रेकी का शक हो रहा है। चोरों के गैंग पर ड्रोन से रेकी की आशंका इन्हें है और 15 चोरों के गैंग से लोगों में डर है। लोगों का कहना है कि 15 चोर हैं जो गैंग बना के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस तरह से चोरी कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं। रात भर जगने को मजबूर हो गए। ऐसे में गांव के लोग लूटपाट और महिलाओं से बदसलूकी का भी शक गांव वाले जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी वैभव वहां पहुंचे। पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, जो तस्वीर उन्होंने रात की कैद की है कि कैसे लोग रात भर पहरा दे रहे हैं। डर बहुत है लोगों में, क्योंकि उनके मन में अब शंका आ चुकी है। देखिए, लाठी डंडा लिया, पूरा एक तरह से 10-8 लोगों का पूरा एक टुकड़ियां बांट लेते हैं और पूरी रात ये एक तरह से निगरानी करते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से दहशत का ये आलम। अमरोहा की ये तस्वीर बता रही है कि वहां हालात कैसे हैं। और हमारे सहयोगी वैभव की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, वहां पर कैसे निगरानी बरती जा रही है रात भर। रिपोर्ट के जरिए देखिए। सबके हाथों में आपको डंडे नजर आ रहे होंगे और ये लोग रात भर अपने इस पूरे इलाके में पहरा देते हैं। ड्रोन की अफवाहों के बीच, लगातार हो रही चोरियों की अफवाहों के बीच यहाँ के लोग जो हैं वो परेशान हैं और रात भर जागकर अपने इस इलाके में पहरा दे रहे हैं, क्योंकि पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से ड्रोन देखे जाने की खबर के बीच लोगों का ये कहना था कि ये लोग अपने आप को, अपने इस पूरे इलाके को सुरक्षित रखने के लिए रात भर यहाँ पर जागने को मजबूर हैं।
तो आपने देखा कैसे रात रात भर लोग जाग रहे हैं। जरा आपको जानकारी देते हैं कि दहशत का आलम कितना ज्यादा है वहां पर। आपको बताएं, ड्रोन की दहशत से इलाके के लोग अब अलर्ट पे रह रहे हैं पूरे समय। रात में खेतों पर जाने से भी अब घबरा रहे हैं लोग, जा ही नहीं रहे हैं बल्कि, और डंडे और टॉर्च लेकर इलाके की पहरेदारी कर रहे हैं। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। चारपाई डालकर ग्रुप बनाकर रह रहे हैं लोग। अकेले कहीं जाने से अब लोग डरते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं उनके साथ लूटपाट ना हो जाए। लोग वहां के क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हर गांव में से खबर है कि ड्रोन की उड़ने की खबर होती है। रात को ड्रोन हर गांव में उड़ता दिखाई दे रहा है। अब ये भी क्लियर नहीं है वो ड्रोन है कि खिलौना है, वो क्या चीज है, वो चीज समझ में नहीं आई आज तक। ड्रोन देखा गया है यहाँ पर आसपास? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल देखा गया। एक बार नहीं, काफी बार देखा गया ड्रोन। फोटो खींच गए सर, देखा गया। क्या माहौल है, एक बार बताइएगा जरा। माहौल साहब दहशत का माहौल है, पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल। डर है आप लोगों के अंदर? जी डर है हमारे। पूरी रात जगते हैं? पूरी रात जागते हैं। रातों रात ड्रोन उड़ते हैं गांव में, 8 बजे से उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और रात के 12-1 बजे तक, जिससे कि पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान होती है और डर का बहुत ज्यादा माहौल है। ऐसे में आप समझिए, ड्रोन से चोरी की अफवाह पर अब अभियान पुलिस चला रही है। पुलिस प्रशासन ने लोगों के साथ बैठकें की हैं और इलाके में जागरूकता अभियान चलाए, उन्हें समझाने के लिए कि यह महज अफवाह है। संदिग्ध शख्स मिलने पर सूचना देने की भी अपील की कि अगर कोई संदिग्ध लगता है तो जानकारी दें। अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है जो डरा रहे हैं लोगों को। पुलिस को कुछ शरारती लोगों पर शक है जिनको लेकर पुलिस जांच भी कर रही है। हमारे सहयोगी वैभव ने एसपी अमरोहा से बात की है, किस तरह की कार्रवाई चल रही है, कैसे लोगों को समझाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, सुनिए। सर, ड्रोन देखे जाने की ये खबर कब से आप लोगों के बीच आ रही है और फिलहाल इस वक्त अपडेट क्या है? पिछले कुछ समय से, लगभग 2 हफ्ते से जनपद अमरोहा में रात्रि के समय ड्रोन देखे जाने की सूचना दी जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ड्रोन के माध्यम से चोर या अपराधी निगरानी रैकी कर रहे हैं। सभी सूचनाओं को गंभीरता से लिया गया, सभी जगह हमारी पुलिस टीम पहुंची है। यूपी 112 पे पिछले 2 हफ्ते में लगभग 250 प्लस इवेंट्स हैं, सभी जगह पुलिस गई है। इसके अतिरिक्त इस पीरियड में जितने भी अपराधी पकड़े गए, इसमें कहीं पे भी इस प्रकार की सत्यता नहीं पाई गई है कि अपराधी ड्रोन का प्रयोग अपराध करने के लिए कर रहे हैं। फिर भी पूरी घटनाक्रम को इसका एनालिसिस अमरोहा पुलिस ने किया है। इन सभी साइटिंग्स को 4 पार्ट में बांटा जा सकता है, 4 कैटेगरी में किया गया है। लोगों ने फ़ोटो वीडियो ड्रोन्स के भेजे हैं, जिससे लगता है कि कुछ जो शरारती तत्व हैं, उपद्रवी तत्व हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं, जो इस अफवाह को और बल दे रहे हैं कि अपराधियों द्वारा ड्रोन का प्रयोग रैकी करने के लिए किया जा रहा है। दूसरा कैटेगरी है जिसमें हेलीकॉप्टर्स जो खिलौने वाले होते हैं, जिसमें भी लाल नीली बत्तियाँ जलती है, वो भी कोई उड़ा रहे हैं, तो उसको भी ड्रोन समझ लिया जा रहा है। थाना सैद नगली और थाना डिडौली में जब पुलिस टीम पहुंची थी तो वहाँ पे इस प्रकार के हमें बच्चों वाले हेलीकॉप्टर खिलौने के मिले हैं। इसके अलावा जो रात्रि में प्लेन उड़ते हैं उनकी भी लाइट्स को ड्रोन समझ लिया जा रहा है और उस प्रकार की अफवाह को बल देते हैं कि हमारे गांव में ड्रोन देखा गया। चौथी कैटेगरी ऐसी है कि किसी ने नहीं देखा है, किसी ने सुन लिया है और उसी सुनी सुनाई पे हल्ला मच जा रहा है। तो देखिए, खबर यह पता चली कि कुछ बच्चे अपना जो लाइट वाला ड्रोन है वो चला रहे थे और उसको लेकर अफवाह ऐसी फैली कि अब जागरूकता अभियान चलाना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस इस पर काम कर रही है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी।